गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सेकेंड लेक्चर है अपना डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का, जो कि क्लास 11th के लिए चल रहा था। तो उसमें आज भी थोड़ी सी बेसिक बातें, थ्योरेटिकल पोर्शंस करेंगे। देयर आफ्टर अगर टाइम मिलता है तो प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ेंगे। तो आपको शेयर कर रहे हैं स्क्रीन, एक बार ध्यान से हम लोग देखेंगे कि कल जो अपना जो भी टॉपिक डिस्कस हुआ था, डेप्रिसिएशन क्या होता है, डिप्लीशन क्या होता है, ये सारी बातें डिस्कस की गई थी। राइट। चलिए, अगर इसी कड़ी में अगर थोड़ा सा हम आगे बढ़े, आई थिंक एक बार कंफर्म करें, आपको स्क्रीन दिखना शुरू हुआ? स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। चलिए, अगर स्क्रीन आपको दिख रहा है तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा और चीज़ों को एनालाइज करेंगे हम लोग, तो बातें समझ में आएगी। राइट। चलिए, अगर हम बात करें तो हमने डेप्रिसिएशन के अलावा दो तीन और वर्ड हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। डिप्लेशन, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। इसको शॉर्ट में हम लोग डीडीए भी बोलते हैं। डी फॉर डिप्लेशन, डी फॉर डेप्रिसिएशन एंड ए फॉर एमोर्टाइजेशन। ये तीनों वर्ड जो है अलग अलग टर्म्स में यूज किया गया था। अगर हम डिप्लेशन की बात करें, ये भी ह्रास ही है एक तरह का, लेकिन किस कौन से आइटम पे? जो नेचुरल रिसोर्सेस है। राइट। नेचुरल रिसोर्सेस है, जैसे कोयले की खान है, तेल का कुआं है, अगर उसके वैल्यू में डाउनफॉल होता है तो उसको हम लोग डिप्लेशन बोलते हैं। डेप्रिसिएशन का था, ये भी वैल्यू डाउन को ही डिनोट करता है, बट कौन से एसेट्स पे? टेंजिबल एसेट्स पे। टेंजिबल एसेट्स यानी कि जो फिक्स एसेट्स है, जो दिख रहा है उस पे। एमोर्टाइजेशन, एमोर्टाइजेशन किस पे था? ये भी वैल्यू ही डाउन कर रहा है, लेकिन ये है इनटेंजिबल एसेट्स पे, ऐसा एसेट जो दिखता नहीं है। राइट। एग्जांपल के लिए गुडविल हो गया, कॉपीराइट, पेटेंट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे जो हमने कल लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था। छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? फिक्स एसेट्स पे। राइट। एग्जांपल बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। तो डेप्रिसिएशन वर्ड यूज आएगा तो आपको हमको ये समझना पड़ेगा कि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग प्योरली बात कर रहे हैं टेंजिबल एसेट्स। फिक्स एसेट्स को हम लोग टेंजिबल एसेट्स भी बोल सकते हैं। टेंजिबल का हिंदी ही होता है कि जो दिखता है। राइट। चलिए, नेक्स्ट एमोर्टाइजेशन था। एमोर्टाइजेशन जैसा कि आपको मैंने अभी बताया, एमोर्टाइजेशन जो है आपका किस पे लगेगा? इंटेंजिबल एसेट्स। राइट। इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब ऐसा एसेट्स जो एसेट्स तो है बट दिखता नहीं है। जैसे गुडविल, जैसे मैं कोचिंग क्लासेस करा रहा हूँ, तो मेरे पास अगर 10 बच्चे हैं और कोई और कोचिंग क्लासेस करवा रहे हैं, उनके पास 100 बच्चे हैं, तो मेरे से ज्यादा उनके पास गुडविल है। राइट। तो उसी को हम इंटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं, क्योंकि नाम से भी तो संस्थाएं चलती है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ कॉपीराइट, जैसे आप बुक अपना खरीदोगे, जैसे डीके गोयल साहब का आपने बुक खरीदा, तो उस पे फर्स्ट पेज पे ही ऐसा करके लिखा रहता है, सी करके ऐसे लगाया रहता है। इसका मतलब कॉपीराइट है, उसके बुक को कोई फोटोकॉपी नहीं करा सकता। कराना होगा तो उसे परमिशन लेके, तो उसके वैल्यू में भी डाउन होता है। राइट। चलिए, कॉपीराइट हो गया। पेटेंट होता है, नहीं लोग कहते हैं कि चलो पेटेंट करा लिया है क्या, मतलब कोई भी प्रोडक्ट है आपने पेटेंट करा लिया उसके बनाने के तरीके को, तो आपके बिना परमिशन के कोई यूज नहीं कर सकता है। तो वो भी एसेट्स है, लेकिन कैसा एसेट्स है? जो दिखता नहीं है, दिखेगा नहीं आपको। थर्ड इज डिप्लेशन, जैसा कि बताया गया आपको मिनरल एसेट्स पे, जैसे माइंस हो गया, ऑयल फील्ड हो गया, कोल फील्ड भी कह सकते हो आप। राइट। यहाँ पे लिखा नहीं है। राइट। तो ये थोड़ा सा डिफरेंसेस है। अकाउंटिंग हमको सब सेम टू सेम करना है, बट थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके रखना पड़ेगा। वर्ड के हिसाब से मीनिंग चेंज आपका होएगा। राइट। चलिए, अगर हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन क्या है, अगर इसको ध्यान से देखें हम लोग, तो डेप्रिसिएशन कुछ और नहीं है। अगर एक एक वर्ड को थोड़ा सा स्लो में एनालाइज करोगे तो बातें आपको समझ में आएगी। डेप्रिसिएशन इज अ सिस्टमेटिक, देखिए वर्ड यूज किया गया है सिस्टमेटिक। ऐसा नहीं कि जो मर्जी हो कर लोगे, एक सिस्टम बना हुआ है। जैसे अपने क्लास का टाइमिंग है, एक सिस्टम बना हुआ है, उसी टाइम पे हम लोग आते हैं, एक सिस्टम तरीके से हम पढ़ते हैं। अभी एक चैप्टर पढ़ा, उसका थ्योरी किया, उसका क्वेश्चंस किया, उसका आंसर किया, तो वैसे ही
डेप्रिसिएशन इज अ सिस्टमेटिक एंड रेशनल प्रोसेस। रेशनल का मतलब क्या होता है, मतलब बढ़िया से, या कह सकते हो ऐसा नहीं कि हैपेजार्ड मैनर में, एक वे में आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि डेप्रिसिएशन इज द सिस्टमेटिक एंड वर्ड यूज किया गया है, रेशनल प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग द कॉस्ट ऑफ टेंजिबल एसेट्स ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट्स। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ड है, क्या यहाँ पे डिप्लेशन वर्ड यूज किया गया है? आंसर इज नो। क्या यहाँ पे एमोर्टाइजेशन वर्ड किया गया है? आंसर इज नो। काम वही है, लेकिन अभी हम जो डेप्रिसिएशन के, क्योंकि हमारे चैप्टर में सबसे ज्यादा बातें इसी की होगी, तो इसी पे फोकस कर रहे हैं। तो जैसे ही डेप्रिसिएशन वर्ड आया, किसको बिलोंग करेगा? ये टेंजिबल एसेट्स को, राइट? ये बात भी कंफर्म है। टेंजिबल एसेट्स ओवर द इट्स द लाइफ ऑफ द एसेट। तो क्या कह गया? ये कह रहा है कि डेप्रिसिएशन कुछ और नहीं है, एक सिस्टम में और अच्छे तरीके से जो भी आपने टेंजिबल एसेट्स को खरीदा है, उस खरीदे की लागत को इस एसेट्स के लाइफ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्यों करना है वो भी देख लेंगे हम लोग, बट है यही। तो क्या कह सकते हैं? इट इज अ प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। ये आपका जो भी कॉस्टिंग लग रहा है, उसका एलोकेशन का ये कॉस्ट है। कैसे एलोकेट करता है? कॉस्ट टू बी एलोकेटेड, जो खरीदारी है, परचेज प्राइस, और जो उसका स्क्रैप वैल्यू है, उसको करने के बाद। अब मेथड्स भी बहुत सारे हैं, इसको अभी हम होल्ड करते हैं डॉलर लगा के, राइट? अब देखिए, जैसा यहीं पे बात किया कि डेप्रिसिएशन इज सिस्टमेटिक एंड रैशनल प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसको आप समझेंगे एक बार। तो लेट्स सपोज दैट, मान लेते हैं अभी 2021 चल रहा है और आपने बिजनेस स्टार्ट किया, मान लेते हैं मेसेस दी कॉमर्स हाउस हमने स्टार्ट किया, राइट? स्क्रीन दिख रहा है, साउंड आ रहा है? एक बार कंफर्म कर दीजिएगा बीच बीच में। एक हमने, मान लेते हैं मेसेस कॉमर्स हाउस हमने स्टार्ट किया, राइट? अब इसका स्टार्टिंग मान लेते हैं 2021 में हमने किया, 2021 में, राइट? अभी हम ईयर को हम कैलेंडर ईयर मान के ले रहे हैं, ऑल्दो अकाउंटिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर होता है, लेकिन कैलेंडर ईयर हम मान के अगर समझेंगे तो चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो कैलेंडर ईयर का मतलब होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, राइट? चलिए, तो 2021 में हमने स्टार्ट किया, मान लेते हैं 1 जनवरी को बिजनेस, राइट? ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। तो ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया तो हमने क्या खरीदा? बहुत सारे एसेट्स खरीदे, जैसे टेबल, चेयर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी। अब मेरा 2021 से बिजनेस जो स्टार्ट हुआ, लेट सपोज दैट ये चलते रहेगा। अब पता नहीं कब तक चलेगा, अभी नहीं पता है, तो इनफाइनाइट तक चलेगा, राइट? चलिए, अब 1 जनवरी को हमने बिजनेस स्टार्ट किया 2021 को, तो हमने अपने क्लासेस में टेबल खरीदा, चेयर खरीदा, बोर्ड खरीदा। लेट सपोज ये सारी चीजें 10 लाख का हमने खरीदा, राइट? जब 10 लाख का हमने परचेज किया, सपोज दैट 1 जनवरी को हम 1 जनवरी 1 1 2021 को हमने ये सारे सामान हमने खरीदे। अब सिंपल सा बात है, अगर हम जर्नल एंट्री करने की कोशिश करें तो क्या जर्नल एंट्री होगा? सोच के देखिए, क्या जर्नल एंट्री होता है? हमारा यही होता है कि फिक्स एसेट्स है, तो टेबल चेयर को सबको हम कम्युलेटिव बोल देते हैं फिक्स एसेट। चलिए, फिक्स एसेट्स हमने परचेज किया, डेबिट टू कैश या बैंक, टू कैश 10 लाख, राइट? अब हम बात करते हैं, अभी आगे तो जाते ही नहीं है, मान लेते हैं यहाँ पे आ गया 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 2021 आ गया, राइट? तो अब इधर आपने टेबल चेयर लगाया, कोचिंग पढ़ाया, बच्चे आए, पढ़े, बहुत सारा काम हुआ। अब लेट सपोज दैट आप ये मान के चलो कि आपको फी आया बच्चों से पूरे साल में, कहाँ से कहाँ तक? 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक की हम बात करें, फी आया, फी फ्रॉम ए स्टूडेंट, लेट सपोज दैट आया मेरे को 15 लाख। मैंने कोचिंग कराया, बहुत सारे बच्चे हो गए, 15 लाख रुपए का फीस आया।
और भी खर्चे होंगे तो आप खर्चे को घटाओगे, क्योंकि हमको जानना है कि भैया कोचिंग कराने से क्या फायदा नुकसान हुआ। तो लेस एक्सपेंसेस, लेट सपोज दैट एक्सपेंसेस में देख लेते हैं। एक रेंट दिया होगा हमने, मान लेते हैं कोचिंग क्लास लिया होगा तो रेंट दिया होगा। लेट सपोज दैट हमारा रेंट था, मान लेते हैं 50,000 का महीना था, तो 12 महीने में हमने रेंट दे दिया 6 लाख रुपया। स्टाफ का सैलरी था, मान लेते हैं वो सैलरी भी अगर 10,000 का महीना है तो 12 महीने में हमने 1,20,000 सैलरी दे दिया। अदर खर्चे भी हो सकते हैं, अभी डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अदर एक्सपेंसेस मान लेते हैं हमारा 80,000 हो गया। चलिए, तो आपसे कोई पूछेगा तो क्या बताओगे कितना प्रॉफिट आया? चलिए, 15 लाख में से 6 एक साथ 8 लाख घट गया तो 7 लाख प्रॉफिट। क्या आप सोच के देखिए, क्या ये 7 लाख प्रॉफिट है आपका? हाँ जी, जवाब चाहिए थोड़ा सा आपसे। क्या 7 लाख प्रॉफिट है No, या sir. कुछ और है? देखिए, अब दो सीन होता है। अगर आप ये कहते हो कि सर मैंने 10 लाख रुपया ये भी तो खरीदा है, तो क्या ये 10 लाख को जाके हम माइनस कर दें? No, sir. नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखो, यही मेन चीज है, क्योंकि ये सारे जो खर्चे थे, ये सारे खर्चे थे आपके रेवेन्यू नेचर के, राइट? लेकिन ये खर्चा है Yes. कैपिटल It नेचर का, capital राइट? expenditure. तो हम इस 10 लाख को नहीं माइनस कर सकते। अगर माइनस करोगे तो आपका 3 लाख का लॉस शुरू हो जाएगा दिखना, राइट? ठीक है, तो ऐसा नहीं कर सकते, यानी कि हम इसको काट देते हैं। क्यों? बिकॉज ऐसा अगर करेंगे तो मेरा प्रॉफिट सही से नहीं आएगा। फिर अगले साल में तो हम फिर खर्चा लिखेंगे नहीं, तो अगले साल प्रॉफिट आएगा। तो कहता है कि ये जो आपने खर्चा जो किया है 10 लाख रुपया, इसको क्या करो कि आप ये मान के चलते हैं कि हमारा जो एसेट्स है ये 10 साल चलेगा, 10 इयर्स चलेगा। तो हर साल कितना पड़ेगा? अगर बांटते हैं, एक ऑटो है, ऑटो में हम 10 लोग सवार हैं और ऑटो का भाड़ा 10 लाख रुपया है, तो एक पे कितना पड़ेगा? 1 लाख रुपया। तो अगर हम इसको जैसे ही डिवाइड किए हम, ये मेरा कॉस्ट था कितना, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तो क्या हुआ? 10 लाख मेरा था, मैंने टेबल चेयर Yes. खरीदा और 10 ईयर हमारा चलना है, तो हमने ये कर लिया कि 1 लाख रुपया हमारा हर साल खर्चा माना जाएगा। तो अब ये 7 लाख जो प्रॉफिट आया ना, ये 7 लाख इधर फ्रेश में लिखते हैं हम, ये जो 7 लाख का आपका प्रॉफिट आया है, इसी में से जो 1 लाख घटाओगे, इसी 1 लाख को हम क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन, राइट? तो अगर हम वर्ड पीछे जो आपने पढ़ा, तो क्या ये डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ एलोकेशन? फिर से देखते हैं पीवाई आके क्या कह रहा है। डेप्रिसिएशन इज अ सिस्टमेटिक एंड रेशनल प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ टेंजिबल एसेट्स ओवर इट्स लाइफ ऑफ द एसेट्स। कंफर्म? हर साल आपने जो एसेट्स का लाइफ जो बनाया है, उसमें जाके आप एलोकेट करते जा रहे हो, तो अब आपका एक्चुअल प्रॉफिट सही मायने में 6 लाख रुपए। फिर अगले साल जाएंगे, फिर 1 लाख घटाएंगे, फिर अगले साल जाएंगे, फिर 1 लाख घटाएंगे। तो हमने जो भी एसेट्स परचेज किया था, उसको हमने एलोकेट कर दिया। कब? डिफरेंट ईयर्स में। तो डेप्रिसिएशन कुछ और नहीं होता है, इसीलिए कहा जाता है इसको कि डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम भी है। जब एसेट्स आपने खरीदा तो कैश गया, लेकिन जब आप एलोकेट कर रहे हो तो क्या उस टाइम आपका कैश जा रहा है? नहीं, सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ओवर एंड अबव द पीरियड ऑफ अकाउंट, राइट? इतना बात समझ में आया आपको? यस और नो? यस, आई थिंक यस। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं, सब कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। अभी हम लोग बाउंड्री वॉल खींच रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि क्यों हम कर रहे हैं ऐसा, क्यों कर रहे हैं? तो कुछ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को लगाने का क्या उद्देश्य है, ये थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। कहता है टू असर्टेन ट्रू रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन। अभी पीछे आपने एग्जांपल दिया, अगर 1 लाख नहीं घटाते तो मेरा 7 लाख का प्रॉफिट शो होता, जो कि सही नहीं है। तो हमारे को सही प्रॉफिट जानना है तो हमको डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, राइट? पहला। दूसरा, टू प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या हुआ? जो बैलेंस शीट है आपका, उसमें जो एसेट्स है
अगर आप डेप्रिसिएशन नहीं लगाओगे तो एसेट्स तो आपने खरीदा है कितने का, 10 लाख का खरीदा है ना जी। तो 10 लाख का एसेट्स खरीदा है, अगर आप डेप्रिसिएशन नहीं घटाओगे तो बैलेंस शीट में फाइनेंशियल पोजीशन में कितना शो होगा, 10 लाख, जो कि सही नहीं होगा, क्योंकि 1 लाख तो उसका वैल्यू डिक्रीज भी हो गया। ये वैल्यू क्यों डिक्रीज हो गया, बिकॉज आपने यूज किया। अगर आप पीछे आप चलो देख के, थोड़ा सा और पीछे आपको हम लेके चले, तो हमने डिस्कस भी किया था डेप्रिसिएशन क्या है। तो आपका ये, सॉरी, हाँ, डेप्रिसिएशन क्या है आपका, किस कारण से हो रहा है, तो परमानेंट एंड कंटिन्यूअस डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स है ये, राइट। चलिए, तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन जब आपको मैंने किया था तभी ये बातें हुई थी, एक बार ध्यान से फिर से हम रीड करवा देते हैं। देखिए, डेप्रिसिएशन इज अ परमानेंट एंड कंटिन्यूअस डिक्रीज इन द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू, किस कारण से हो रहा था हमारा, पहला कारण था हमारा पास यूजेज, भाई यूज करोगे तो सामान तो घिसेगा, टाइम बीतेगा उसके कारण, और ऑब्सोलेंस मतलब चलन से बाहर हो गया उसके कारण भी। ये कल के ही वीडियो में, कल के ही क्लास में आपका ये डिस्कशन हो चुका था, राइट। चलिए, तो फिर से यहाँ पे आ गया, हम उस पर आप जा नहीं रहे डिटेल्स में, क्योंकि आज हमारे को नया सब कॉन्सेप्ट देखना है, डिस्कस करना है, राइट। चलिए, ठीक है, तो नए स्लाइड पे लेके आ रहे हैं हम आपको फिर से, जस्ट होल्ड सेकेंड, राइट। चलिए, तो ये सारे सीन अपने पास निकल के आ रहे थे। तो हमने जैसे डिस्कस कर दिया आपको कि हमारे पास फाइनेंशियल पोजीशंस जो है वो सही दिखना चाहिए। थर्ड, टू एक्यूमुलेट फंड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द एसेट। भैया, डेप्रिसिएशन आपने प्रोवाइड किया, आज आपने 10 लाख का सामान खरीद लिया, राइट, और हर साल इस पे डेप्रिसिएशन लगा के उस पैसे को इकट्ठा करते जाओगे, क्योंकि आगे चल के फिर से तो नया खरीदना पड़ेगा आपको। जब न्यू खरीदोगे तो फिर से फंड की अरेंजमेंट करना है, तो डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करके उस पैसे को, जो पैसा आपका जा नहीं रहा है एट द टाइम ऑफ डेप्रिसिएशन, उसको किसी एक नए फंड में इकट्ठा करो, ताकि आपका जब भी जरूरत हो एसेट्स को रिप्लेस करने का तो इजिली आप कर पाओ, राइट। चलिए, एंड लास्ट इज टू असर्टेन ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, है ना, जो आपका प्रोडक्शन का कॉस्ट है, जो आपके सामान बनाने की लागत है, उसको सही मायने में कि कितना आपका खर्चा आया, वो सारे को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो कुछ ये सारी बातें हो गई कि ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है आपका डेप्रिसिएशन को लगाने का। थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डेप्रिसिएशन के अमाउंट्स को प्रभावित कर सकते हैं। एक तो कॉस्ट ऑफ एसेट, भैया कितना कॉस्ट है उसी के ऊपर तो डेप्रिसिएशन लगेगा। दूसरा, एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ, यानी कि आपके पास कितना उसका एसेट्स का यूजफुल लाइफ है, एंड एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू, है ना, उसका स्क्रैप वैल्यू क्या होगा। लेट्स सपोज दैट हमने 11 लाख में एसेट्स खरीदा, राइट, और हमारे को मालूम है, तो ये वाला पार्ट हो गया, कॉस्ट हो गया हमारे को। अब इसका लाइफ मान लेते हैं हम 5 साल, हम एस्टिमेट करते हैं 5 ईयर, राइट। 11 लाख का कॉस्ट, 5 ईयर्स आपका एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ, एंड एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू मान लेते हैं 1 लाख रुपया आपको एट द एंड ऑफ 5 ईयर कबाड़ में बेचोगे तो आ जाएगा। तो डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, हमारे पास डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 11 लाख माइनस 1 लाख जो स्क्रैप वैल्यू है डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 2 lakhs पर ईयर, राइट। तो कुछ इस तरह से आप प्रोसीड्स करेंगे तो डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आते जाएगा, राइट। चलिए, तो एक बार और थोड़ा सा हम देख लेते हैं डेप्रिसिएशन के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को। डेप्रिसिएशन, प्लांट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, लॉन्ग लाइफ टेंजिबल एसेट्स यूज इन द बिजनेस ऑपरेशन। एग्जांपल है हमारे पास लैंड है, बिल्डिंग है, इक्विपमेंट है एंड फर्नीचर है, ये सारे आपके फिक्स एसेट्स है या टेंजिबल एसेट्स भी बोल सकते हैं। As a business uses the assets, the value and usefulness of the plant assets declines, है ना। आप जैसे जैसे इसको यूज करोगे उसका वैल्यू जो है वो डाउन होते जाएगा। दिस इज कंसिडर एज एन एक्सपेंस की तरह, एंड accountants systematically spread the assets cost over its useful life। assets cost को systematic तरीके से हम इसके useful life में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, राइट। तो वही पॉइंट को हम डेप्रिसिएशन बोलेंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस
द एलोकेशन ऑफ प्लांट एसेट्स का मतलब यहाँ पे फिक्स एसेट्स है, एफ है, फिक्स एसेट्स कॉस्ट टू एक्सपेंसेस ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। एग्जाम्पल एक्सेप्शन, लैंड विल नॉट बी डेप्रिशिएटेड, ये अलग मुद्दा है, ये डिस्कस कर लेंगे हम लोग बाद में। लैंड डेप्रिशिएबल एसेट्स नहीं है, बिल्डिंग को आप डेप्रिशिएट कर सकते हैं। तो कुछ आज भी थ्योरेटिकल पोर्शन हुआ आपके सामने, जो बहुत सारी बातें की गई, राइट। तो इस सब चीज को अगर हम ध्यान में रख के चलेंगे तो आगे हमारा काम हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये देखने का समझने का कोशिश करेंगे कि डेप्रिशिएशन कैसे निकाला जाता है, हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन निकालने के तरीके कैसे हैं, कितने तरीके के होते हैं डेप्रिसिएशन निकालने के लिए, और उसको रिकॉर्ड करने के रिकॉर्डिंग का भी मेथड देखेंगे। तो आज के लेक्चर में इस सब को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तब तक आप इस वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देख लेंगे, जो भी डाउट होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में आप तैयार करके रखेंगे, हम लोग उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए आज क्लास को एंड करते हैं। आशा है आपको आज का क्लास यूजफुल लगा होगा, राइट। अगर यूजफुल लगा होगा तो आप इसको थोड़ा सा रिवाइज करके देख लेंगे, राइट, और थोड़ा सा अपने बुक्स का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी आप देख लेंगे, राइट। चलिए मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में। आज के लिए गुड बाय, हैप्पी डे टू ऑल ऑफ यू।